हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी NIE असेंबली की नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम लोग 507 कोर्स की यूनिट 6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट 6 में है क्या, चैप्टर का नाम है अध्यापक और विद्यालय। 507 में जो अभी हम लोग कोर्स पढ़ रहे हैं इसमें आपने देखा होगा ज़्यादा ज़्यादा हम लोग कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है शिक्षा में, समुदाय की भागीदारी के बारे में जानते हैं, कैसे टीचर को बिहेव करना चाहिए, क्या चुनौतियाँ आती हैं, सब जानेंगे हम इस क्लास में कि टीचर कैसे एक जो टीचिंग है वो एक प्रोफेशन कैसे है, या फिर SSA ने सर्व शिक्षा अभियान ने विद्यालय के लिए क्या व्यवस्था की है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगेगी तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अध्यापक और विद्यालय। ठीक है, तो भारत में विद्यालय का कई प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, मतलब कैटेगराइज किया गया है स्कूल्स को। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के लेवल के आधार पे, शिक्षा के स्तर के आधार पे विद्यालय दो तरीके के होते हैं, प्राथमिक और माध्यमिक। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दूसरा वित्तीय प्रावधानों के आधार पे, जो फाइनेंशियल थिंग्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग ये तीन तरीके के होंगे, निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल सहायता प्राप्त जिनको सहकारी भी बोलते हैं, और सरकारी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल और प्राइवेट स्कूल, तीन टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज निर्देश माध्यम के आधार पे, मतलब इंस्ट्रक्शन मीडियम के आधार पे। तो इंस्ट्रक्शन मीडियम के आधार पे दो तरीके के होंगे, मातृभाषा माध्यम, ऐसा स्कूल जहाँ पे मातृभाषा के द्वारा शिक्षा दी जाती हो, जैसे जैसे कहीं की मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में, या कहीं मराठी है तो मराठी में। तो और एक दूसरा होता है इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि स्कूल कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप में कैटेगराइज किया गया है, तीन टाइप में, एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग, वित्तीय प्रावधानों के अकॉर्डिंग, निर्देश माध्यम के अकॉर्डिंग, और ये उनके टाइप्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इनको हम जानते हैं कि शिक्षण अधिगम गतिविधियाँ बाल केंद्रित होने के साथ साथ ज्ञान के अनुसंधान और खोज पर केंद्रित होनी चाहिए। ये चीज़ हमको पता है कि जो एक्टिविटीज़ हैं, जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, लेकिन चाइल्ड सेंटर होने के साथ साथ वो रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए और जिसमें एक्सप्लोर करे बच्चा, ऐसी होनी चाहिए। तो ये मुझे एक्स्ट्रा लगा, तो मतलब यूज़ किया हम लोग ने। जब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पढ़ा था और टीचर सेंटर्ड अप्रोच पढ़ा था तो वहाँ पे भी ये पॉइंट था, इस चैप्टर में भी था, और इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि चाइल्ड सेंटर्ड के साथ साथ अनुसंधान और खोज पे भी हमको ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ जाता है, टैगोर जी ने क्या कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जहाँ मन भयमुक्त होता है, मतलब फियर फ्री होता है एकदम, वहाँ वही सही मायने में स्कूल होता है। एक सही मायने में स्कूल वही है जहाँ पे मन क्या होता है, भयमुक्त होता है। किसने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो विद्यालय व्यवस्था के लिए कहा गया है कि 1 किलोमीटर पर एक प्राथमिक स्कूल होना है और 3 किलोमीटर पर अपर प्राइमरी होना है। वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हैं उनको हम लोग जल्दी समझते हैं कि 1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल खुलना है, हर 1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। जहाँ पे भी EGS का फुल फॉर्म है एजुकेशन गारंटी स्कूल, ये स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूर दराज के इलाकों में होते हैं, जहाँ स्कूल नहीं बन सकता है तो वहाँ पे EGS खुलता है, और जहाँ EGS है उन्हें 2 वर्ष के पश्चात उनका स्तर बढ़ा लेना चाहिए। मतलब उनका जो लेवल है, जो एजुकेशन में जो लेवल दिया जा रहा है उस लेवल को हर 2 साल में और अपग्रेड करना है हमको। SSA में ये चीज़ कहा गया है। ठीक है, दूसरा है कि प्रत्येक 2 प्राथमिक स्कूलों के लिए एक प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। प्रत्येक 2 प्राइमरी, अगर मान लीजिए किसी एरिया में अगर 2 प्राइमरी स्कूल हैं तो उनके लिए एक अपर प्राइमरी होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर प्राइमरी स्कूल से बच्चे पढ़ के जाएंगे तो निकल के अपर प्राइमरी में ही तो जाएंगे, तो वो अगर पास में होगा तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। थर्ड है कि मैक्सिमम 150 रुपये प्रति बालक की दर से ST/SC को फ्री बुक्स दी जानी चाहिए। मतलब ST/SC से रुपए नहीं लेने हैं, फ्री बुक्स ही देनी है, लेकिन जो बुक का रेट होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 तक हो सकता है, और उनको अलॉट फ्री ही किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षण अधिगम उपकरणों के लिए प्रावधान, टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट के लिए सर्व शिक्षा अभियान में प्रावधान किया गया और कितना किया गया है।
तो कितना टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट के लिए प्राइमरी स्कूल के लिए 10,000 का किया गया है एंड अपर प्राइमरी के लिए 50,000 का। प्राइमरी स्कूल के लिए 10,000 रुपये सीधे सीधे दिए जाने हैं कि आप शिक्षण अधिगम जो मटेरियल है, उपकरण है, उनको खरीदें। और अपर प्राइमरी के लिए कितना कहा गया है, 50,000 रुपये दिए जाएंगे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्व शिक्षा अभियान जो कार्यक्रम फंड है, फंडिंग दी जाएगी, जितना भी फंड दिया जाएगा उसका 33% कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होगा। चाहे स्कूल की मरम्मत हो सकती है, BRC CRC बनाने हो सकते हैं, या स्कूल ही बनवाना है तो उसका 33% सीधे सीधे निर्माण के कार्यों में जाएगा, जितना भी SSA का फंड अलॉट किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान ने SMC द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव, SMC का फुल फॉर्म है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जिसमें RTE में बात की गई है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 75% के क्या होंगे, गार्जियन होंगे एंड 25% अदर मेंबर होंगे। इस 75% में से 50% सीधे सीधे वुमेन्स होंगी एंड 50% मैन होंगे। अब यहाँ पे बात करी थी मैं कि SMC द्वारा अगर कोई विशिष्ट, कोई स्पेशल प्रस्ताव आता है तो उसके लिए 5,000 रुपये हर साल दिया जाएगा SSA के तहत। उपकरणों की मरम्मत के लिए अगर कोई इक्विपमेंट कुछ ख़राब हो रहे हैं तो उनकी मरम्मत के लिए 2,000 रुपये, ये पर ईयर की बात की जा रही है। ठीक है, और जितना भी मैंने डेटा बताया वो पर ईयर है। ठीक, अब यहाँ पे शिक्षक को ग्रांट दिया जाता है 500 रुपये का। एक शैक्षिक सत्र में 500 रुपये दे करके बहुत बड़ा एहसान होता है, लेकिन खैर यही मिल रहा है, बहुत है। तो एक शैक्षिक सत्र में 500 रुपये इसके लिए मिलता है। विकलांग बच्चों के लिए 1,200 रुपये प्रति बालक मिलता है, मगर प्रति बालक मिलता है। ठीक है, तो हर साल मिलता है, हर विकलांग बच्चे के लिए हर साल स्कूल को 1,200 रुपये प्रति बालक दिया जाता है। तो ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इतने प्रोविज़न है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब आता है टीचिंग एज अ प्रोफेशन। शिक्षक जो है वो एक व्यवसाय के रूप में है। कैसे व्यवसाय के रूप में, इसमें एक व्यवसाय क्या होता है जिसमें कुछ विशिष्ट कौशल होते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पे है ना, जो टीचिंग में स्पेशल स्किल्स होती हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। इनमें एथिकल कोड बिंदुओं को शामिल किया जाता है। किसी भी व्यवसाय में जो नैतिक आचरण होते हैं, कुछ मोरालिटी वगैरह होती है, तो उनको शामिल किया जाता है। तो हमारी टीचिंग में भी है ये, इसीलिए एक व्यवसाय के रूप में है। और उसको, क्योंकि टीचिंग एक बहुत अच्छा व्यवसाय माना जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं एक समाज की नींव बनाता है एजुकेशन दे करके। अब नेक्स्ट है प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें सर्विस के जब टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं उससे पहले DLED या BEd जो करते हैं तो उससे पहले प्री सर्विस हो जाती है, वो प्री सर्विस बोला जाता है। और जब आप जॉब में आ जाते हो तभी भी बीच बीच में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जैसे निष्ठा कार्यक्रम है तो उसमें ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक, तो ये इन सर्विस ट्रेनिंग हो जाती है। व्यवसाय मुख्यतः समाज सेवा प्रदान करते हैं। तो जनरली जो प्रोफेशन होते हैं वो समाज सेवा प्रदान करते हैं, और टीचिंग तो सबसे बड़ी समाज सेवा है ना। आप टीच करके, अगर आप टीचिंग करते हो तो फिर क्या हो रहा है कि आप निःशुल्क भी कर सकते हो। तो निःशुल्क तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप निःशुल्क ही करें। अगर आप पैसे लेकर के जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं वो भी तो एक तरीके की समाज सेवा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एजुकेशन को समाज में स्थापित कर रहे हो। ठीक है, जिससे समाज का आगे जा कर के और बढ़िया ही होना है। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जो टीचिंग प्रोफेशन क्या होता है, एक व्यवस्थित निकाय है ज्ञान का, एक प्रॉपर क्रम में होता है। कि अब पहले आप जैसे अगर स्टार्टिंग में छोटे बड़े, आप स्टार्टिंग में बड़ी चीज़ें नहीं डाल सकते, एक लेवल होता है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं शिक्षक की भूमिका क्या है। तो शिक्षक की भूमिका, शिक्षक का रोल क्या है। तो शिक्षक के रोल के बारे में ये एकदम जनरल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, हालांकि SSA के अकॉर्डिंग आप याद कर लीजिएगा। ऐसे तो आपको पता ही होगा कि टाइम से स्कूल टाइमली सिलेबस कंप्लीट करा रहा है, और जो मीटिंग हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करना है। SMC की मीटिंग है या VEC की मीटिंग है, उनको पार्टिसिपेट करना, इस स्कूल को लेकर के और बेहतर करना, टीचिंग स्किल में अपग्रेड करना, अगर मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग टीचिंग स्किल को, अप्रोचेस को यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं कि शिक्षा आयोग ने क्या कहा है। तो शिक्षा आयोग ने 1964-66, आप कमेंट करके बताइएगा शिक्षा आयोग को और किस नाम से जानते हैं, या इसके अध्यक्ष कौन थे। 1964 और 66 के बीच में ये रहा था। तो इन्होंने कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण अब इसकी कक्षाओं में होगा। ठीक है, शिक्षा आयोग ने कहा था कि अब क्योंकि मतलब भारत के भाग्य का निर्माण अब इसी कक्षाओं में होगा, क्योंकि शिक्षा बेहतर हो रही है इसलिए। NEP 1986 कहता है कि
शिक्षा की स्थिति समाज के सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार को प्रकाशित करती है। शिक्षक के स्तर से ऊंचा कोई भी नहीं है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि किसने कहा था कि शिक्षक के स्तर से ऊंचा कुछ भी नहीं है, NEP 1986 ने कहा था। और ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज इस स्टेटमेंट में ये लाइन लिख के आएगी तो आप मार्क कर देंगे कि NEP 1986 के अकॉर्डिंग है ये बात है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 में कहा गया है। इसके भी अध्यक्ष कमेंट करिएगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट यूनिट में ये 501 में, ठीक है। तो उसमें 1948 में कहा गया है कि शिक्षा एक व्यवसाय है जिसके लिए उसी तरह तैयारी की ज़रूरत होती है जैसे अन्य व्यवसाय के लिए, क्योंकि अभी हमने जाना कि टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन। तो टीचिंग एक प्रोफेशन है तो उसके लिए भी तो वैसी तैयारी चाहिए जैसे किसी अन्य व्यवसाय के लिए। अगर कोई भी आपको प्रोफेशन क्रिएट या जा रहे हो उस प्रोफेशन में तो उसके लिए आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, उसी तरह टीचिंग के लिए भी तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो ये किसने कहा था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा था। अब हम जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा निर्धारित शिक्षा की क्या भूमिका है, जो कि मैंने बताया कि मतलब शिक्षा की जनरल जो भूमिका होती है कि टाइमली सिलेबस कंप्लीट कराना, बच्चों पे ध्यान देना, भेदभाव ना करना। लेकिन अब सर्व शिक्षा अभियान ने पर्टिकुलरली कुछ काम बताए हैं, कुछ रोल्स बताए हैं टीचर्स के, तो उनको हम बारी बारी से जानते हैं। पहला है कि विद्यालय के बाहर के बालकों को प्रोत्साहन देना, मतलब यहाँ बात की जा रही है इनडायरेक्टली एनरोलमेंट की, कि आज जो स्कूल से बाहर विद्यार्थी हैं उनको जागरूक करना, उनके परिवार वालों को जागरूक करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना कि वो भाई आएँ स्कूल में पढ़ें, और क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक नीड है, इसलिए उनको प्रोत्साहित करना। ठीक, असंगतता का उन्मूलन करना, इसका मतलब है कि जो समाज में भेदभाव चल रहे हैं या फिर खुद भी संवेदनशील होना उन चीज़ों के प्रति, जैसे ऊंची नीच जाति का जो भेदभाव होता है या लड़के लड़कियों में जो भेदभाव होता है, उनको ख़त्म करने में शिक्षक की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो क्लास में मौजूद ST SC जो मेंबर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनके साथ भेदभाव ना करना, या लड़कियों के साथ भेदभाव ना करना, विकलांग बच्चों के साथ भेदभाव ना करना, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है शिक्षक से, ये अपेक्षा की जाती है। ठीक है, समावेशी का मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका देना आराम से, कि सब लोग आएँ। ठीक है, सबको मौका मिल रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन से जेंडर से हैं या कौन सी कास्ट से हैं या कौन से मतलब उनका क्या फिजिकल जो विकलांग बच्चे हैं उनको भी प्रॉपर क्लास में इंक्लूजन करना। नेक्स्ट है शिक्षक व्यवहार के हेतु मानदंड। अब यहाँ पे SSC क्या करता है कि टीचर्स के लिए कुछ मानदंड बना दिए गए हैं कि उनको उसे फॉलो करना है शिक्षक को। जैसे बच्चों के साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं, शारीरिक या मानसिक हिंसा एकदम बैन है। ठीक है, अदरवाइज इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग RT में ये चीज़ जान ही चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें उनसे, और मतलब ये भेदभाव भी ना करना, ये सारी चीज़ें भी हैं। केवल मारना पीटा नहीं, किसी भी प्रकार का शारीरिक भी या फिर मानसिक किसी भी प्रकार की प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रभावी शिक्षण विधियों और उपकरणों का विकास ये शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वो करे कि अच्छी इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स का या टीचिंग इक्विपमेंट्स का यूज़ करे। SDP का प्रबंधन, SDP क्या होता है? स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम। SMC क्या करती है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है वो क्या बनाती है? SDP बनाती है। हम लोग ने RT में पढ़ा था। तो ये SDP स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, विद्यालय विकास योजना, तो विद्यालय विकास योजना बना दी गई तो उसका मैनेजमेंट तो किया जाएगा। तो टीचर से अपेक्षा की जाती है, टीचर का ये रोल है इम्पोर्टेंट कि वो इसका प्रबंधन ढंग से करे। अब हम जानते हैं कि सेवाकालीन प्रशिक्षण के कई प्रतिरूप होते हैं। जो इन सर्विस ट्रेनिंग होती है उसके कई फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से? फेस टू फेस हो जाएगा, तो फेस टू फेस में नाम से ही पता चल रहा है कि सामने ट्रेनी है एंड इधर जो इंस्टीट्यूशन है वो सामने प्रत्यक्ष होकर के उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। कैस्केड मॉडल जो होता है, कैस्केड मॉडल में क्या जाता है कि 2 या 3 श्रेणी प्रणाली में प्रशिक्षण देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक मुख्य जो संस्थान है उसको मेन प्रोवाइड किया जाता है, देन वो और लोगों को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिर ये क्या करेंगे, ये और लोगों को करेंगे। तो एक लेवल्स में आप देखिए यहाँ पे सीरीज़ में ये चीज़ बढ़ता है। तो ये क्या है, कम समय में आप ज़्यादा लोगों को देने के लिए ये मॉडल का यूज़ किया जाता है, कैस्केड मॉडल। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि 2 या 3 श्रेणी प्रणाली में प्रशिक्षण देते हैं, कि एक मेन को मिला, देन उसने अगले को दिया, देन वो लोग और अगले को देंगे, उस तरह बढ़ता रहता है। तो और थर्ड होता है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा में क्या हो जाता है, डिस्टेंस लर्निंग। इसमें IGNOU और NIOS, जो NIOS हम लोग पढ़ रहे हैं ना इनकी बुक्स, तो ये क्या है कि डिस्टेंस लर्निंग के लिए इनका यूज़ किया जाता है
ट्रेन करने के लिए टीचर्स को। अब यहाँ पे 2 अप्रोचेस होते हैं टीचर को ट्रेन करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ऑफ साइट अप्रोच एंड ऑन साइट अप्रोच। ऑफ साइट अप्रोच क्या होता है? जब शिक्षक किसी अन्य संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हैं, मतलब जहाँ पे हैं, जहाँ उनको पढ़ाना है वहाँ पे पार्ट ना लेकर के किसी अन्य इंस्टीट्यूशन में पार्ट लेते हैं, तो उसको ऑफ साइट अप्रोच बोलते हैं। ऑन साइट क्या होता है? विद्यालय में ही प्रशिक्षण देना है। हम जैसे अगर इंटर्नशिप होती है तो हम देखेंगे जो इंटर्नशिप होती है वो ऑन साइट अप्रोच हो गया, क्योंकि अब स्कूल में ही ट्रेनिंग चल रही है। या इन सर्विस की अगर हम बात करें तो आप सर्विस में हैं और जिस स्कूल में हैं उसी स्कूल में आपको ट्रेन किया जा रहा है कि आपको ये चीज़ें अप्रोचेस यूज़ करने हैं, इस तरीके से करना है, तो उसको हम बोलेंगे ऑन साइट अप्रोच। और अगर वहाँ स्कूल में ना दे करके कहीं बाहर किसी इंस्टीट्यूट में अलग आपको ट्रेन किया जाता है तो उसको बोलते हैं ऑफ साइट अप्रोच। क्लियर? अब यहाँ आता है कि शिक्षकों के व्यावसायिक प्रयासों पर बल देने वाली पहल कौन सी रही, कि जो शिक्षा के जो प्रोफेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए NEP 1986 ने बहुत सबसे पहले, मतलब उन्होंने ही एक बात कही थी। NEP 1986 ने शिक्षा के व्यावसायिक प्रयासों पर बल दिया। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे शिक्षकों के व्यावसायिक प्रयासों पर बल देने वाली पहल कौन सी है। तो सबसे पहले NEP 1986 और 1992 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली आई थी, जिसमें प्लान ऑफ एक्शन 1992 वाला हुआ था, उसमें शिक्षा के व्यावसायिक प्रयासों पे बल दिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान पे भी दिया गया, सर्व शिक्षा अभियान में भी इस पे बहुत जोर दिया गया है, और फिर RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी इस पे बहुत जोर दिया गया है। अब आता है कि 1986 में अब यहाँ पे 2 प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे टीचर की ट्रेनिंग के लिए। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। इनके बारे में वैसे आई थिंक हम लोग पढ़ चुके हैं पहले की यूनिट में, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। 1986 में NCERT द्वारा PMOST कार्यक्रम शुरू किया गया। PMOST का फुल फॉर्म है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है स्कूल टीचर्स के लिए ही स्टार्ट किया गया था 1986 में। किसने स्टार्ट किया था? NCERT ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है 1993 1994 में NCERT द्वारा ये आई थिंक मैं गलत लिख दिया मैंने, SOPT है, ठीक है, सॉफ्ट, तो स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर। ये किसने? NCERT ने ही स्टार्ट किया है 1993 1994 में। क्लियर? अब यहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ और देखना था कि इनमें क्या हुआ, इनमें कैस्केड का यूज़ किया गया था स्टार्टिंग में, और फिर इसमें फेस टू फेस मॉडल का यूज़ किया गया था ट्रेन करने के लिए। जो 2 मॉडल मैंने अभी ऊपर पढ़े ना कि फेस टू फेस एंड कैस्केड मॉडल, उनका यूज़ किया गया था। DPEP कार्यक्रम में जो DPEP कार्यक्रम था ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में, हालांकि चैप्टर में था भी नहीं डिटेल में, क्योंकि DPEP कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। तो फिर इसके अंदर क्या हुआ कि जनपद स्तर पे डाइट की स्थापना की गई, BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई, CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई थी। तो अगर आ जाता है कि BRC और CRC की स्थापना किस कार्यक्रम के तहत की गई थी, तो DPEP के तहत की गई थी। ठीक है, DPEP का फुल फॉर्म कमेंट करिएगा, नहीं आता है तो आप पूछेंगे भी कि आप बताइए मैम, तो मैं रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, लेकिन आप खुद से भी कोशिश करिए कुछ। अब जानते हैं सहजीवी विकास। सहजीवी विकास का मतलब कि मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी शिक्षक और समुदाय की। कैसे? लास्ट पॉइंट है, लास्ट हम लोग का सेक्शन है ये, कि कई बालक प्रथम पीढ़ी के अधिगम करता होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, समझिएगा कि कभी कभी टीचर को ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि अगर आप टीचर बन के गए और कहीं दूर दराज के इलाके में आपका ज्वाइनिंग हो गया, वहाँ पे एक ऐसा घर है जहाँ का कोई भी बच्चा अभी तक स्कूल नहीं गया। अब आपने जागरूक किया या फिर वो खुद से भी जागरूक हुए हैं, तो उन्होंने अपने घर के पहले ऐसी पीढ़ी है जो पढ़ने जा रही है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। शिक्षक के लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि कई बार प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक है, शिक्षक द्वारा तो उसकी चुनौती कैसे, क्योंकि उसका ये दायित्व बन जाता है कि वो अपना बेस्ट दे ताकि उसके घर के और लोग मोटिवेट हों और आगे और पढ़ने के लिए आएँ। ठीक है, शिक्षक द्वारा वयस्कों को राष्ट्रीय साक्षरता अभियान प्रौढ़ शिक्षा का अंग बनाना चाहिए। अब शिक्षक की एक जिम्मेदारी बनती है कि जो बड़े हैं, वयस्क हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको राष्ट्रीय साक्षरता अभियान और प्रौढ़ एडल्ट जो एजुकेशन है उसका अंग बनाया जाए, उनको भी शिक्षित किया जाए। शिक्षा द्वारा समुदाय को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, जो वैक्सीनेशन है या फिर मतलब जो
अगर बीमारियाँ फैल रही हैं तो उनके बारे में जागरूक करना। ये सारी चीज़ें आपने देखा भी होगा, गवर्नमेंट जो टीचर होते हैं उनके पास ये इनको एक्स्ट्रा में ये वर्क दिया भी जाता है कि वो घर-घर जाके पता करते हैं कि हाँ, टीका लगा या नहीं लगा। तो ये शिक्षक का दायित्व हो जाता है। शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, दार्शनिक होता है और परामर्शदाता के रूप में होता है। तो मार्गदर्शक भी होता है, फिलॉसफर भी होता है, परामर्शदाता भी होता है, क्योंकि वो समुदाय को एडवाइस कर सकता है कि हाँ, इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है? शिक्षक ऑब्वियसली वो उनको जो समुदाय है ना, वो उनको एक कहते हैं ना कि भगवान का दर्जा दे दिया जाता है शिक्षक को, क्योंकि वो कहीं न कहीं एक पीढ़ी सही कर रहा होता है। समाज को और समाज में जो होने वाली चेंजेस हैं, उनको एक सही मार्गदर्शक होता है। तो शिक्षक एसडीपी स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम ब्रैकेट में होना चाहिए था, बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हमने पहले ही जाना था। तो यहाँ पे हो गए सहजीवी विकास वाला, और यहाँ से होता है आपका चैप्टर खत्म। ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि चैप्टर काफ़ी कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थी, कुछ चीज़ें याद करने वाली है। जो याद करने वाली है इस चैप्टर में, स्टेटमेंट वाले जो हैं वो याद कर लीजिएगा, किसने क्या कहा वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, और जो सर्व शिक्षा अभियान है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो आपको ये लग रहा है ना कि ये कैसे आ सकता है, तो ऐसे मान लीजिए ऑप्शन में ही आ गया कि टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन ऑन द, मतलब कौन सी स्टेटमेंट है जिसको कहते हैं कि टीचिंग एक प्रोफेशन है। तो यहाँ से ये सारे स्टेटमेंट में से कुछ भी स्टेटमेंट उठ के आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।